तो आज के सेशन में यहाँ पे एथिक्स दृष्टि आईएएस के जो सेशन है, ठीक है, GS4 का, उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू रखते हुए जहाँ पे हमने पिछले सेशन को समाप्त किया था उसी के आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। इसके 70 वीडियो हैं। अगर आपको टेलीग्राम पे मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं लिंक भेज दूंगा सर का, आप वीडियो देख लीजिए। इसके बाद आप अगर नोट्स पढ़ते हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो राम मनोहर लोहिया को हम देखेंगे, इनसे जीवन परिचय और इनके जीवन से मिलने वाली क्या हमें सीख मिलती है। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर, वर्तमान में अम्बेडकर नगर जिला, उत्तर प्रदेश में एक अध्यापक व राष्ट्रवादी परिवार में हुआ था। गांधी जी के विराट व्यक्तित्व का इन पर गहरा असर हुआ। लोहिया जी अपने पिता के साथ 1918 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए। वहीं सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में लोहिया अंग्रेजों को चकमा देकर गिरफ्तारी से बच निकले। अपनी समाजवादी मित्र मंडली के साथ वे भूमिगत हो गए और भूमिगत रहते हुए भी उन्होंने बुलेटिनों, पुस्तिकाओं और विविध प्रचार सामग्रियों के माध्यम से अलावा समानांतर रेडियो कांग्रेस रेडियो का संचालन करते हुए देशवासियों को अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए प्रेरित किया। अगस्त क्रांति के दौरान डॉक्टर लोहिया के कौशल व साहस से महात्मा गांधी अत्यंत प्रभावित हुए थे। उसके पहले बापू डॉक्टर लोहिया के कई विचारोत्तेजक लेख, बेबाक टिप्पणियाँ आदि अपने पत्र हरिजन में प्रकाशित भी कर चुके थे। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का सूरज डूब रहा था और राष्ट्रीय नेताओं का यह मानना था कि अंग्रेजों के जाते ही पुर्तगाली भी गोवा से स्वयं कूच कर जाएंगे, इसलिए वहाँ शक्ति झोंकने की ज़रूरत नहीं। लेकिन डॉक्टर लोहिया ने वहाँ जाकर आज़ादी की लड़ाई का बिगुल बजा दिया। डॉक्टर लोहिया का समाजवाद गांधी की विचारधारा के अत्यंत निकट था। आज़ादी के बाद देश सांप्रदायिकता के संकट में फंस गया तो शांति और सद्भाव कायम करने में डॉक्टर लोहिया ने गांधी का सहयोग किया। सन 1956 में डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच निकटता बढ़ने लगी, लेकिन 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का निधन होने से उनका राजनीतिक सफ़र अधूरा रह गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लोगों को आगाह करते आ रहे थे कि देश की हालत को सुधारने में कांग्रेस नाकाम रही है। कांग्रेस शासन नए समाज की रचना में सबसे बड़ा रोड़ा है। उसका सत्ता में बने रहना देश के लिए हितकर नहीं है। इसलिए डॉक्टर लोहिया ने नारा दिया, कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ। वहीं सन 1967 के आम चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। देश के 9 राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारें गठित हो गईं। डॉक्टर लोहिया इस परिवर्तन के प्रणेता और सूत्रधार बने और 12 अक्टूबर 1967 को 57 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। बात करते हैं राम मनोहर लोहिया के जीवन से मिलने वाली शिक्षाएं। पहला है, लोहिया जी के अनुसार जहां पर जातिवाद का प्रचलन अधिक है वहां पर अवसर और क्षमता सदैव सिकुड़ कर कुछ लोगों की पहुंच तक ही सीमित हो जाती हैं। अर्थात जातिवाद अवसर को सीमित करती है, सीमित अवसर क्षमता को संकुचित करता है, संकुचित क्षमता अवसर को और भी सीमित कर देती है। वहीं लोहिया जी का कहना था कि अगर आधुनिक अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए तो इसके द्वारा गरीबी दूर होने के साथ साथ ये अलगाव अर्थात जाति के भी अपने आप में गायब हो जाएंगे। ठीक है, नहीं, आधुनिक अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए चाहिए। उनका कहना था ज्ञान और दर्शन से सब कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए हमें ज्ञान और आदत दोनों को ही सुधारने की आवश्यकता है ताकि मनुष्यों के विचारों में सुधार हो सके। इसके साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई सफल प्रयास किए। उसके अनुसार माध्यमिक स्कूल तक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य होनी चाहिए और उच्च स्तर पर शैक्षिक सुविधाएं मुफ्त या सस्ते में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। खासतौर से अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के अन्य गरीब वर्गों को उन्हें मुफ्त या सस्ती आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। वहीं अगर बात करें, उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया और कहा कि नारी को गठरी के समान नहीं बल्कि इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि वक्त पड़ने पर वह पुरुष को गठरी बना अपने साथ ले चले और समाज में अपनी बेहतर छवि बना सके। बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था।
बात करें कि पंडित उपाध्याय ने पिलानी में इंटरमीडिएट परीक्षा पास की और बीए करने के लिए कानपुर चले गए। वहाँ पर उन्होंने सनातन धर्म कॉलेज में दाखिला लिया और वे सन 1937 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। वे एमए करने के लिए आगरा चले गए। सन 1955 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय प्रचारक बन गए। उन्होंने लखनऊ में राष्ट्र धर्म प्रकाशन नामक प्रकाशन संस्थान की स्थापना की और अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए एक मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म शुरू किया। बाद में उन्हें पांचजन्य जो साप्ताहिक में आता था तथा स्वदेश जो दैनिक रूप से आता था की शुरुआत की। पंडित दीनदयाल जी ने 21 सितंबर 1951 को उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया और नई पार्टी की राज्य इकाई भारतीय जनसंघ की नींव डाली। पंडित दीनदयाल जी की संगठनात्मक कुशलता बेजोड़ थी। वे 1968 में जनसंघ पार्टी के अध्यक्ष के पद पर बैठे। दीनदयाल जी इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालने के पश्चात जनसंघ का संदेश लेकर दक्षिण भारत गए। वहीं 11 फरवरी 1967 को मुगल सराय में उनकी हत्या कर दी गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का विचार दिया है। इसके अनुसार समाज स्वयंभू है, राज्य एक संस्था के नाते है और राज्य के समान और संस्थाएं भी समय समय पर पैदा होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति इनमें से प्रत्येक संस्था का अंग रहता है और व्यक्ति एकांगी नहीं बल्कि बहुअंगी है। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अनेक अंगों वाला होकर भी परस्पर सहयोग, समन्वय, पूरकता और एकात्मकता के साथ चल सकता है। जो व्यक्ति इस गुण का ठीक से उपयोग कर ले वह सुखी, वह जो गुण का ठीक से प्रयोग न कर पाए वह दुखी रहेगा। दीनदयाल उपाध्याय की तत्व दृष्टि थी कि भारतीय संस्कृति समग्रतावादी और सार्वभौमिक भी है। अब बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन से मिलने वाली शिक्षाएं। उपाध्याय जी का कहना था कि नैतिकता के सिद्धांतों को अकेला व्यक्ति नहीं बना सकता है, बल्कि इसका निर्माण सामूहिक रूप से किया जाता है। अर्थात किसी नैतिक सिद्धांत को बनाने के लिए एक समूह की आवश्यकता होती है। नैतिकता के इन सिद्धांतों को जीवन के नियम के रूप में माना जाता है और उन्हीं सिद्धांतों के मार्ग पर हम अग्रसर होते हैं। वही बात करते हैं उनके अनुसार हमें संस्कृति और सभ्यता तभी प्राप्त होती है जब हमें अपने स्वभाव को धर्म के सिद्धांतों के अनुसार बदल देते हैं। वहीं उपाध्याय जी की जो बात सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वह यह है कि बीज की एक इकाई अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। जड़ें, तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल और इन सब के रंग और गुण अलग अलग होते हैं। फिर भी बीज के द्वारा हम इन सब के एकत्व के रिश्ते को पहचान लेते हैं। इनके इस विचार से समाज में भाईचारे तथा समानता स्थापित करने की प्रेरणा मिलती है। उनके अनुसार किसी भी समाज या वर्ग में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है, जो समाज को बनाए रखने के लिए जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित है। इस तरीके से हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हैं समाप्त होते हैं। अगला हमारा होगा इंदिरा गांधी जी से संबंधित। यहाँ पे हम देखेंगे इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। उनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी था। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू और माँ कमला नेहरू थी। इन्होंने शांति निकेतन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। 1942 में इनका विवाह बिना किसी आडंबर के अत्यंत सादगी के साथ फिरोज गांधी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। फिरोज इंदिरा गांधी ने बाल सहयोग नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से उत्पाद का सहकारिता के आधार पर विक्रय किया जाता था। इंदिरा गांधी ने इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर तथा कमला नेहरू स्मृति अस्पताल जैसी संस्थाओं में विभिन्न दायित्व स्वीकार करते हुए परोपकारी कार्यों को अंजाम दिया। वे नेहरू जी के राजनीतिक कार्यों में भी सहयोगिनी बनी रही। सन 1952 में इंदिरा गांधी को मदर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी में वह 1955 में शामिल हुई।
1959 में महज 42 साल की इंदिरा को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सौंपा। शास्त्री जी की असामयिक मृत्यु के बाद 13 दिन के बाद 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। उस समय देश में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां और संकट थे। औद्योगिक उत्पादन और खाद्यान्न का संकट सामने था। इंदिरा गांधी ने खाद्यान्न वितरण प्रणाली की कमियों को भी दूर किया, जिससे गंभीर संकट का समय टल गया और भूखमरी से होने वाली मौतें कम हो गई। वहीं जून 1966 में इंदिरा गांधी द्वारा डॉलर की तुलना में रुपए का अवमूल्यन कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने देश की खाद्यान्न स्थिति को संभालने के लिए शास्त्री जी द्वारा आरंभ की गई हरित क्रांति योजना का सहारा लिया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमि हदबंदी योजना, प्रिवी पर्स की समाप्ति, भारत पाकिस्तान युद्ध, बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण, कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण बैंकों का स्थापना आदि उनके कुशल नेता एवं प्रशासक के रूप में मजबूत फैसले थे। रणनीतिक मोर्चे पर इंदिरा गांधी की एक अतुलनीय उपलब्धि परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल करने के लिए राजस्थान के पोखरण में परमाणु विस्फोट किया जाना है। उनकी सरकार को हड़ताल के रूप में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सरकारी कर्मियों के रूप में सबसे बड़ी हड़ताल रेल कर्मचारियों की थी। हड़तालियों से सख्ती से निपटने के कारण एक वर्ग उनसे नाराज भी हो गया। इस असंतोष को पहली झलक गुजरात में दिखी, जहां छात्रों ने हिंसक आंदोलन शुरू किए। इसका विस्तार बिहार में हुआ। मार्च 1974 में छात्रों ने बिहार विधानसभा का घेराव किया। छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने लाठी तथा गोली का भी बेझिझक प्रयोग किया। इस आंदोलन में विपक्षी दलों ने छात्रों का साथ देना शुरू किया। ऐसे में हिंसक आंदोलन आरंभ हो गए तथा एक सप्ताह में ही 2 दर्जन से अधिक लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। अब बात करें स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन की कमान संभाली। इसी दौरान इंदिरा गांधी पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मुकदमा चल रहा था, जो चुनाव में गलत साधन अपनाकर विजय हासिल करने से संबंधित था। 12 जून 1975 को राजनारायण द्वारा दायर किए गए मुकदमे के फैसले से न केवल चुनाव रद्द किया गया, बल्कि उन्हें 6 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया। बात करें कि इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की हस्ताक्षरित स्वीकृति प्राप्त कर ली और 26 जून 1975 को प्रातः देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। आपातकाल लागू होने के बाद जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और अन्य सैकड़ों जैसे छोटे बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। अब साथ ही भ्रष्ट कालाबाजारियों और हिस्ट्री सीटर अपराधियों को भी बंद कर दिया गया। आपातकाल से सरकारी मशीनरी कार्यप्रणाली में बहुत सुधार हुआ और भ्रष्टाचार पर लगाम लग गई, लेकिन साथ ही पुलिस ने निरंकुश व्यवहार किया, जिससे लोगों में नाराजगी भर गई। दूसरी समस्या सेंसरशिप की थी, जिसे कठोरतापूर्वक लागू किया गया। अब सत्ता में बैठे कुछ लोगों को अति उत्साह में कार्य करने से, जैसे नसबंदी आदि से भी लोगों की मुश्किलें में इजाफा कर दिया। आपातकाल के बाद हुए चुनावों में उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। इंदिरा गांधी पर जनता पार्टी के शासनकाल में अनेक आरोप लगाए गए। कई कमीशन जांच के लिए नियुक्त किए गए। इनमें शाह कमीशन सबसे उल्लेखनीय माना जाता है। आपातकाल में तथाकथित आपराधिक कार्यों के लिए उन पर देश की कई अदालतों में मुकदमे कायम किए गए। सरकारी भ्रष्टाचार के आरोप में श्रीमती गांधी कुछ समय तक जेल में रही। सत्तारूढ़ जनता पार्टी के अंतर्कलह के कारण अगस्त 1979 में सरकार गिर गई और अभी 3 वर्ष भी पूर्ण नहीं हुए थे कि जनता पार्टी में दरारें पड़ गई और देश को मध्यावधि चुनाव का भार झेलना पड़ा। चुनाव में कांग्रेस को 542 में से 353 सीटें प्राप्त हुई और स्पष्ट बहुमत के कारण केंद्र में इनकी सरकार बनी। इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बन गई और इस प्रकार 34 महीनों के बाद वह सत्ता में दोबारा काबिज हुई। 23 जून 1980 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी की वायुयान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पंजाब में भिंडरवाले के नेतृत्व में अलगाववाद ताकतें सिर उठाने लगी।
एक बार फिर इंदिरा गांधी ने कठोर फैसला लेते हुए स्वर्ण मंदिर में छिपे हुए आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए सेना की कार्रवाई यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी दे दी। इसके कुछ महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती गांधी के आवास पर तैनात उनके अंगरक्षकों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी के जीवन से मिलने वाली क्या शिक्षाएं हैं। तो इंदिरा गांधी जी के नैतिक विचार इस पर आधारित है कि लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं पर अधिकारों को याद रखते हैं। इसके द्वारा हम नैतिक विचार खो देते हैं, इसलिए हमें अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी सदैव ध्यान में रखना चाहिए। वहीं युवाओं के लिए उनका सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कथन यह था कि संतोष प्राप्ति में नहीं बल्कि प्रयास में होता है। पूरा प्रयास पूर्ण विजय है, अर्थात हमें प्रयास केवल संतोष प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए बल्कि प्रयास का आधार ऐसा हो कि उससे पूर्ण विजय की प्राप्ति की जा सके। जो व्यक्ति सहनशील और लोगों को क्षमा करने वाला होता है वह वीरों की श्रेणी में आता है। इसलिए लोगों को हमें लोगों को जो क्या कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। इस संदर्भ में उनका कथन था कि क्षमा जो है वो वीरों का गुण है। वही विश्वनाथ प्रताप सिंह कहते हैं, अब विश्वनाथ प्रताप सिंह के जो हम जीवनी यहाँ पे देखेंगे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म जो है 25 जून 1931 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में दहिया राज परिवार में हुआ था। अब बाद में स्थानीय रियासत मांडा के नरेश ने उन्हें गोद ले लिया था और वह मांडा के नरेश भी बने थे। श्री सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ था। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इलाहाबाद और पूना विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और वे 1947 से 1948 में उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ के उपाध्यक्ष भी रहे। वहीं 1957 में उन्होंने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और अपनी बहुत सी जमीनें दान में दे दी। विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपने विद्यार्थी जीवन में ही राजनीति से दिलचस्पी हो गई थी। फिर वह कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए और 1969 से 1971 में वह उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहुँचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का कार्यभार भी संभाला। उनका कार्यकाल 9 जून 1980 से 28 जून 1982 तक रहा। इसके पश्चात वह जनवरी 1983 में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री बने और विश्वनाथ प्रताप सिंह राज्यसभा के भी सदस्य रहे। बात करें तो भारतीय राजनीति के परिदृश्य में विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय वित्त मंत्री थे जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ उनका टकराव हुआ। बोफोर्स कांड के उजागर होने के साथ ही उनका कद भी भारतीय राजनीति में बढ़ने लगा और उनके कदम प्रधानमंत्री पद की ओर बढ़ गए। वीपी के नाम से मशहूर श्री सिंह ने 1989 के संसदीय चुनाव के बाद भाजपा और वाम दलों के सहयोग से केंद्र में सरकार बनाई। देश के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ कि कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और प्रधानमंत्री के रूप में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का फैसला किया, जो भारतीय राजनीति में निर्णायक मोड़ साबित हुआ। बात करें अयोध्या के विवादित ढांचे के मसले पर जब भाजपा ने उसके सरकार से समर्थन वापस लिया तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। कैंसर के लंबे समय से जूझने के बाद वीपी का 27 नवंबर 2008 को निधन हो गया। वहीं बात करें तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को देश की राजनीति को एक नया कलेवर देने का श्रेय दिया जाता है और ऐसे क्षेत्रों में जहां पिछड़े और समाज के अन्य वर्ग का प्रवेश आसान नहीं था। विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रयासों के कारण वहाँ भी उनकी पहुंच सुगम हो गई और मंडल मुद्दे के कारण पहली बार सामाजिक न्याय बहस का मुद्दा बना और जातिगत विषमता में कमी आई। वहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रयासों का असर भारतीय राजनीति में दलित और अत्यंत पिछड़े वर्ग की स्थिति पर स्पष्ट दिखता है। बात करते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की। देखिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह एक ईमानदार, सत्यनिष्ठ, धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध और साहसी नेता थे। सहृदय एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति तथा कर्मठ नेता के रूप में उनके सद्गुण अनुकरणीय हैं। वे आजीवन दलित, वंचित एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित रहें। उनका सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण
अशक्त वर्गों के प्रति करुणा एवं जातिगत भेदभाव के विरुद्ध सामाजिक समता के लिए संघर्ष प्रेरणादायी है। विश्वनाथ प्रताप सिंह ईमानदार नेता थे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध वे सदैव कठोर रहे और उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार भी बहुत अधिक नियंत्रित रहा। उनके लिए कहा जाता था कि राजा नहीं फकीर है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनका प्रयास एवं विचार वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। वहीं भारत में वंचित एवं पिछड़े वर्गों के लिए सत्ता के बंद दरवाजे खोलने के लिए वीपी सिंह को योगदान अविस्मरणीय रहेगा। अब बात करते हैं कांसीराम की।